सो जब हमने पेशेंट को देखा था, सो शी वॉज सफरिंग फ्रॉम अ कंडीशन कॉल्ड सिवियर आस्मा। सो नॉर्मल नहीं था, वो नॉर्मल आस्मा आप इनहेलर ये सब मेडिसिन लेने से कम हो जाते हैं, बट उसमें एक स्पेसिफिक वैरायटी है, वो सिवियर आस्मा हम कहते हैं। वो सिवियर आस्मा में हमारा नॉर्मल मेडिसिन देने के बाद भी आस्मा कंट्रोल में नहीं आता है। सो उसके लिए हमने काफ़ी पेशेंट को एवेल्युएट किया, हमने भर्ती भी किया था, और इनिशियली उसका ऑक्सीजन को भी ज़रूरत, सारे सर्विसेज आप यूटिलाइज कर सकते हैं। हमारे पास मिसेस रीता सिन्हा आए थे। सो उनका वो बायोलॉजिक्स हम कहते हैं, वो एक एडवांस्ड फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट है। वो महीने में एक बार वो इंजेक्शन लगाने का ज़रूरत पड़ता है, और कुछ दिन के बाद हर 3 महीने में वो इंजेक्शन लगाने का ज़रूरत पड़ता है। सो रफली आपको 6 महीने का वो पूरी की पूरी कॉस्ट, पहले तो बहुत खर्चा लगता था, 10 लाख ऐसा भी होता था, बट अभी बहुत कम हो गया, 1.5 लाख लगता है ऑलमोस्ट 6 मंथ्स का थेरेपी के लिए। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, पेशेंट का स्टेरॉइड का यूसेस काफ़ी कम हो जाता है, और स्टेरॉइड से आने वाला साइड इफ़ेक्ट्स भी काफ़ी कम हो जाता है। और जब से मिसेस रीता सिन्हा को हमने वो इंजेक्शन शुरू किया, आप भी पेशेंट और पेशेंट अटेंडर से पूछ सकते हैं, ऑलमोस्ट स्टेरॉइड हम ऑलमोस्ट बंद करने का स्टेज तक चला गया। अभी हम स्टेरॉइड भी नहीं दे रहे पेशेंट को। पहले तो पेशेंट काफ़ी बार स्टेरॉइड लेने का ज़रूरत पड़ा, हॉस्पिटल में भर्ती होने का ज़रूरत पड़ा, अभी वो सारे कम हो गया। इस बार जब हमारे पास आए तो बेसिकली वायरल न्यूमोनिया के लिए आए थे। सो इधर वायरल न्यूमोनिया पकड़ गया था, सो हमारे पास आए थे, बट ऑक्सीजन काफ़ी कम थे, 82% थे लगातार। उसके बाद ऑलमोस्ट प्रॉपर अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल और एडवांस्ड सपोर्टिव केयर देने के बाद अभी पेशेंट दोबारा ऑक्सीजन 96 तक पहुंच गया, और पेशेंट अपना लाइफ जी रहे। सो बेसिकली ये सारे ट्रीटमेंट होता है, बट जनरल पॉपुलेशन को भी और ट्रीट करने वाला डॉक्टर्स को भी ये अवेयरनेस चाहिए। अगर ऐसा है, उनको पता चलेंगे, तभी वो सर्विसेज यूटिलाइज कर सकते हैं। आपने पहले भी मीडिया में और रिपोर्ट्स में देखा होगा, फाइब्रोसिस, वो टर्म बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे। फाइब्रोसिस का मतलब एक बार वायरल इन्फेक्शन आया, उस वायरल इन्फेक्शन से आपका लंग काफ़ी अफेक्ट हो गया। बट हमारा ऑब्जर्वेशन है, अभी तो ऑलमोस्ट 2 से 3 साल हो चुका है कोरोना आके, ऑलमोस्ट 90 to 95% ऑफ पेशेंट्स में वो पूरी कितना भी निशान था लंग्स में, वो रिपीट स्कैन्स में पूरी की पूरी ठीक हो गया था। सो सिर्फ 5% मैक्सिमम हम कह सकते हैं 5 से 10% का पेशेंट में, उन पेशेंट में किसी को सीवियर कोविड न्यूमोनिया आया था, उसमें वो फाइब्रोसिस अभी भी रहता है। ऐसा पेशेंट में किसी का फाइब्रोसिस काफ़ी सीवियर था, उन पेशेंट्स में हमने लंग ट्रांसप्लांटेशन भी किया है, और लंग ट्रांसप्लांटेशन के बाद पेशेंट का अभी कोई ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट भी ज़रूरत नहीं है, और अपना नॉर्मल लाइफ जी रहे। अब ये फाइब्रोसिस हम कुछ कहते हैं, सिमिलरली दूसरी प्रॉब्लम आ जाते हैं, वो ILD कहते हैं। ILD का मतलब इंटरस्टिशियल लंग डिसीज, वो काफ़ी रहता है। उन पेशेंट को भी किसी का ऐसा लंग काफ़ी अफेक्ट चुका है, और वो ऑक्सीजन पे डिपेंडेंट है, उस पेशेंट को भी ये लंग ट्रांसप्लांटेशन इज ऑलमोस्ट लाइक सेकेंड लाइफ। आपको कैसे किडनी खराब हो गया तो आप डायलिसिस में डालते हैं, उसके बाद डायलिसिस से निकालना है तो आप किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं। ऐसे अगर हमारा लंग्स खराब हो गया तो हम पहले ऑक्सीजन में डालते हैं, अगर ऑक्सीजन का ज़रूरत ऑलमोस्ट परमानेंट बन चुका है, उसी वक्त हम लंग ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में क्या होता है, जब पेशेंट हमारे पास आता है ऑलमोस्ट काफ़ी लेट स्टेज में आते हैं, 70 साल में, 80 साल में, तभी ये लंग ट्रांसप्लांटेशन का चांसेस कम हो जाते हैं। अगर मान लो आपने किसी वक्त पेशेंट को ऑक्सीजन में जा रहे, उसी वक्त हमने उसको लंग ट्रांसप्लांटेशन के लिए स्क्रीन करके लंग ट्रांसप्लांटेशन किया, तो आउटकम्स भी बहुत अच्छा है। इसलिए वो अवेयरनेस चाहिए। कभी भी आपको ऑक्सीजन में जाने का ज़रूरत पड़ा किसी लंग कंडीशन की वजह से परमानेंटली, तभी आप इमीडिएटली लंग ट्रांसप्लांटेशन के बारे में सोचना है। क्या सर? मिस्टर मकेश बताएंगे आप। अभी नेक्स्ट 5 to 7 years में का मतलब है लंग्स में पानी भर गया है, तभी हम कहते हैं प्लूरल एफ्यूशन। अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, कई बार आप प्लूरल एफ्यूशन के साथ डॉक्टर्स के पास जाते हैं, बट कुछ जगह पे वो प्रॉपर एवेल्युएशन नहीं होते, इमीडिएटली टीबी का मेडिसिन दे जाते हैं। बट हमने यही देखा है, जब तक आपने सही से एवेल्युएट नहीं किया तब तक टीबी का मेडिसिन नहीं देना है, क्योंकि ऐसा काफ़ी पेशेंट को, एफ्यूशन का पेशेंट को जब हमने एडवांस प्रोसीजर्स किया, मान लो अगर अंदर जाके कैमरा डाल के बायोप्सी लिया, हमको काफ़ी पेशेंट्स में कैंसर निकला। सो अगर किसी ने स्मोकिंग किया है या किसी को अनडायग्नोस्ड प्लूरल एफ्यूशन रहते हैं, इसका मतलब आपने पानी का टेस्ट किया,
उस टेस्ट में रिपोर्ट सही से नहीं आया, उनको सीधा टीबी मेडिसिन नहीं देना। उनमें फर्दर सिंपल प्रोसीजर्स है, थोरेकोस्कोपी हम कहते हैं। छोटा सा एनेस्थीसिया देते हैं, कैमरा डालते हैं, अंदर जाके देखते हैं, बायोप्सी निकालते हैं, उसमें हाथ के हाथ पता चल जाएंगे पेशेंट का टीबी है या कैंसर है। अगर कैंसर है हम जल्दी पकड़ सकते हैं, उसके लिए सही से इलाज कर सकता है। बट अगर मान लो आपको सच में टीबी नहीं है, आपने टीबी का दवाएं दिया और सच में कैंसर था, इसका मतलब आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, वो कैंसर भी एडवांस स्टेज में चले जाते हैं। इसलिए जब भी फेफड़े के अंदर पानी रहता है उसका एवेल्युएशन ज़रूरी है। सीधा टीबी का दवाएं नहीं देना है, वो पानी निकाल के पहले टेस्ट करना है, उसमें टीबी कंफर्म है तो दे सकता है, नहीं है तो थोरेकोस्कोपी और बायोप्सी करके कंफर्म करना पड़ेगा। तो रहता है लेकिन विदाउट एनी सिम्पटम। सो कोई भी या जब पिकअप होता है तो पता चलता है कि लास्ट स्टेज कैंसर। से कोई भी पानी रहते हैं वो एवेलुएट करना पड़ेगा। अगर आपको सिम्टम है नहीं है, 99% सिम्टम रहता है, इसलिए तो आप एक्सरे करते हैं। बिना सिम्टम तो कोई एक्सरे नहीं करते। सो 90 to 99% आपको सिम्टम ज़रूर होगा। मे बी लॉस ऑफ एपिटाइट होगा या बुखार आ रहा होगा, नहीं तो शाम को टाइम वीकनेस रहा होगा या कुछ पेशेंट्स में कासी रहता है। बट अगर मान लो किसी कारण की वजह से आपने एक्सरे किया, उसमें सिम्टम्स भी नहीं था, तब भी इस पानी को एवेलुएट करना है और ढूंढना पड़ेगा कारण क्या है, या टीबी है या कैंसर है या कुछ और कारण की वजह से आया है। और तो अगर मान लो पानी में रिपोर्ट नहीं आया तो बायोप्सी करना पड़ेगा। इनकी कोऑर्डिनेशन जो पेशेंट को हैंड होल्ड करेंगे एंट्री टू एग्जीक्यूटिव में। अभी एग्जीक्यूटिव का है सर, अभी हम यहाँ ओपी खोलने का सोच रहे हैं, अभी खोला नहीं। और दूसरा चीज़ क्या है, वहाँ पर नॉर्मली डायग्नोसिस आने के लिए 48 आवर्स के अंदर आपको डायग्नोसिस हो जाएगा कि पेशेंट का मेडिकल मैनेजमेंट है या फिर कुछ इंटरवेंशन करने की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद पेशेंट का काउंसलिंग होता है और पेशेंट की सहूलियत के हिसाब से गेस्ट हाउसेस अवेलेबल है 500 रुपये से जितना पेशेंट चाहे। तो खाने वगैरह सब हैदराबादी सिमिलर टू राज्य स्पीकिंग लैंग्वेज एंड अदर थिंग्स, तो पेशेंट को कोई तकलीफ नहीं है। और अभी पत्रकार बंधु का भी स्वागत है। पिछले 7-8 साल से हमारी माता जी की तबीयत काफ़ी ख़राब रहती थी, उनकी सांस लेने की दिक्कत होती थी, उनको शुगर भी है, ब्लड प्रेशर भी है, थायराइड भी है। उनकी उम्र अभी लगभग 70 साल है। लास्ट 8-10 साल से उनको प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन इधर उनको सांस लेने में काफ़ी दिक्कत आने लगी थी। उनका ऑक्सीजन लेवल ऐसा था कि अगर वो बाथरूम से चलकर आती थी तो 60 तक पहुँच जाता था ऑक्सीजन लेवल। तो हम लोग यहाँ काफ़ी परेशान हुए। कलकत्ता भी हम लोगों ने दिखाया था, जमशेदपुर दिखा रहे थे, रांची दिखवा रहे थे, लेकिन उनकी तबीयत में सुधार नहीं हो रही थी। तो लास्ट हमारे जमशेदपुर में TNH में डॉक्टर हैं, डॉक्टर श्रीकांत अग्रवाल, उन्होंने हमें डॉक्टर साहब का एड्रेस दिया, डॉक्टर साहब का नंबर दिया। तो हमने तुरंत डॉक्टर साहब को कांटेक्ट किया, इनका रिस्पांस तुरंत आया। तो मैं मतलब काफ़ी डरते हुए माता जी को लेकर गया हैदराबाद, क्योंकि इनकी हालत ऐसी थी कि फ्लाइट में भी उनको प्रॉब्लम हो सकती थी। तो उनको हैदराबाद जब पहुँचा हॉस्पिटल लेकर, बहुत अच्छी ये रही कि 5 से 6 घंटे में उनके जितने भी टेस्ट करने थे डॉक्टर साहब ने थोड़ा सा सपोर्ट किया, सारा टेस्ट उनका 5-6 घंटे में हो गया और तुरंत ही उनको एडमिट करके उनका ट्रीटमेंट शुरू हो गया। जब वहाँ पहुँची तो उनका ऑक्सीजन लेवल लगभग 80 था और उनका ब्लड प्रेशर 130/48 था। काफ़ी उनकी स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन बहुत अच्छा लगा। डॉक्टर साहब ने काफ़ी अच्छे ढंग से उनका ट्रीटमेंट किया, इनकी टीम बहुत अच्छे ढंग से हम लोग को सपोर्ट की और नर्सिंग स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं वहाँ पे। बहुत जगह ऐसे होता है कि डॉक्टर तो अच्छे होते हैं बट हॉस्पिटल के नर्सिंग स्टाफ अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन वहाँ नर्सिंग स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिव है। और हमारी मदर उसके बाद जब आई तो अप्रॉक्स उनका 95-96 ऑक्सीजन लेवल रहने लगा। अभी लास्ट 2 महीना पहले भी, 1 महीना पहले उनकी तबीयत फिर लगभग ख़राब हुई थी, तो लंग्स में उनको फिर से इन्फेक्शन हो गया था। तो हम फिर डॉक्टर साहब के पास लेके गए थे, फिर अभी लेकर के आए। वो भी यहाँ आती, लेकिन लास्ट 2 दिन से उनको बैक पेन होने लगा, तो जिस वजह से वो नहीं आ पाएगी। मैं रहता हूँ चाईबासा में, चाईबासा से आने में लगभग 2-2.5 घंटे लगते हैं, इस वजह से वो नहीं आ पाएंगे। तो आज वो भी रहती हैं आप लोग के सामने। तो मेरा अनुभव तो यशोदा हॉस्पिटल के लिए बहुत अच्छा रहा। वहाँ जितने भी इन डॉक्टर साहब, डॉक्टर विश्वेश्वरन के अलावा भी वहाँ शुगर के पेशेंट, डॉक्टर, हार्ट के डॉक्टर सभी आए, सबों ने चेकअप किया। और इनकी एडवांस टेक्नोलॉजी, जैसे कि यहाँ पे वो लोग झारखंड, बंगाल और उड़ीसा में लोगों ने बताया नहीं, पर इनके यहाँ जाने पर यह पता चला कि एक ऐसा इंजेक्शन आया है जो इंजेक्शन देने पर
उनकी तबीयत और इम्प्रूव होगी। लगभग 1,60,000 के आसपास का वो इंजेक्शन है, तो जो 6 महीने तक की उसकी कोर्स चलती है तो वो भी हमारी माता जी को पड़ रही है और उसके वजह से अभी माता जी हमारी अच्छी हैं। तो मैं तो धन्यवाद देता हूँ सर कि आप लोग झारखंड आए और यहाँ आप ओपीडी खोल रहे हैं, कर लेंगे। ऑनलाइन वीडियो कंसल्टेंसी भी है, जैसे कि हॉस्पिटल से आने के बाद विदिन 7 डेज हम लोग ने ऑनलाइन कंसल्टेंसी का सुविधा वो भी करते हैं। और ये अच्छी चीज़ है, शायद पता नहीं सबको रिस्पॉन्स करते हैं कि नहीं सर, लेकिन हम लोग व्हाट्सएप करते हैं सर का, वहाँ से व्हाट्सएप में ही दवा के बारे में सजेशन और ये हम लोग को मिल जाता है। तो एक सुविधा तो वहाँ से मिलती है हम लोगों को।